Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from thermodynamics, and in today's lecture we are going to discuss one of the important topic, that is Hess's law. Basically ये जो law है Hess's law, it was given by one of the famous chemist. His name is G.H. Hess. He gave G.H. Hess gave this law in 1840. ये जो G.H. Hess है, इसने डिफरेंट केमिकल रिएक्शन स्टडी की, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस. उन रिएक्शंस में जो हीट एब्जॉर्ब होती थी या जो हीट इवॉल्व होती थी, उन्हीं या जो केमिकल रिएक्शंस में हीट चेंजेस होती थी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वही हीट चेंजेस स्टडी करता था G.H. Hess. और ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस, इसने जो ऑब्जर्व किया डिफरेंट एंडो या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डिफरेंट चीजें इसने ऑब्जर्व की. ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस ही गेव अ लॉ व्हाट इज कॉल्ड एज Hess's law. एंड इन दिस लॉ व्हाट G.H. Hess says, Hess यहां पे क्या कहता है, G.H. Hess ये कहता है अगर आप एक फिजिकल प्रोसेस करते हो या अगर आप एक केमिकल रिएक्शन करते हो, चाहे एक स्टेप में करो एक रिएक्शन को या उसी रिएक्शन को बहुत सारे स्टेप्स में करो, या एक फिजिकल प्रोसेस को आप एक स्टेप में कंक्लूड करो या उसी फिजिकल प्रोसेस को आप फिर डिफरेंट स्टेप्स में कैरी आउट करो. तो इसके कहने का मतलब है वेदर अ प्रोसेस इज कैरीड इन अ सिंगल स्टेप और इन मेनी स्टेप्स, जो हीट चेंज होगा यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी इन अ सिंगल स्टेप, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन मेनी स्टेप्स. या जो हीट एब्जॉर्ब होगी इन अ सिंगल स्टेप, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल हीट कंटेंट्स रिलीज्ड इन मेनी स्टेप्स. कहने का मतलब है कि हीट चेंज जो है, एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, एनर्जी का कम होना इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स या एनर्जी का बढ़ना इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स, वो चीज इस पे नहीं डिपेंड करता है कि आपने रिएक्शन वेदर एक ही स्टेप में की है या वेदर आपने वही रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में किया. एज पर G.H. Hess, ये हीट चेंज जो है रिएक्शन के दौरान, जो हीट चेंज होती है, जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, वो डिपेंड नहीं करती है ऑन द मैनर इन विच द चेंज हैज टेकन प्लेस. Rather it depends, it doesn't depend on whether the reaction has been carried in a single step or the reaction has been carried in many steps. जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी सेम वेदर रिएक्शन इज कैरिड इन अ सिंगल स्टेप और इन मेनी स्टेप्स. जो एनर्जी चेंज होगा रिएक्शन के दौरान वो सेम होगा एक स्टेप के दौरान भी, और अगर वही रिएक्शन आप बहुत सारे स्टेप्स में करते हो तो एनर्जी चेंज फिर भी सेम ही रहना है. तो मैं कोशिश करता हूं मैं आपको ये लॉ अच्छे से समझाऊं, क्योंकि ये लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आपके एग्जाम्स के लिए. समझ लो बेटा, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट ए रिएक्टेंट ए, मेरे पास एक रिएक्टेंट है A एंड दिस रिएक्टेंट मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू B, और B मेरा प्रोडक्ट है. देख लीजिए बेटा, मैंने A को रिएक्टेंट को डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया इन ए सिंगल स्टेप, और इस स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H है. देख लो, A ने क्या बनाया है, B रिएक्टेंट ने क्या बनाया, प्रोडक्ट. रिएक्शन कंप्लीट हो गई और इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो गई या एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, उसके बदले मैंने डेल्टा H लिख लिया. सो डेल्टा H here represents the amount of energy released or absorbed that depends upon whether the reaction is an exothermic or endothermic. तो मैंने एक रिएक्शन ली है A gives B involving the energy change delta H. इस प्रोसेस का नाम मैं रखूंगा डायरेक्ट प्रोसेस. डायरेक्ट प्रोसेस क्यों नाम रख दिया, क्योंकि मैंने डायरेक्टली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. तो रिएक्टेंट को डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की वजह से डेल्टा H अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज आ रही है. लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से करूं, देख लीजिएगा, इसी रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से करता हूं. मैं पहले A को C में कन्वर्ट करूंगा, A को मैं पहले C में कन्वर्ट करूंगा. दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट. और जब मैं A को C में कन्वर्ट कर रहा हूं, यहां पे डेल्टा या जो एनर्जी चेंज आ रहा है दैट इज डेल्टा H1. मैंने A को C में पहले कन्वर्ट किया और स्टेप नंबर फर्स्ट नाम रख दिया, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज आ रही है वो डेल्टा H1 है. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं C को कन्वर्ट करूंगा B में.
अब मैं C को B में यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये मेरा स्टेप नंबर सेकंड है और इसमें एंथैल्पी चेंज आ रहा है डेल्टा H2। अब समझो, ऊपर जो मैंने रिएक्शन की उसमें भी मैंने A को B में कन्वर्ट कर दिया और नीचे जो मैंने रिएक्शन की इसमें भी मैंने A को B में तो कन्वर्ट किया लेकिन थ्रू C किया। दैट मीन्स इट इज एन इनडायरेक्ट प्रोसेस, indirect manner. In both these processes, I have converted A into B. But in this case, I have converted A into B in a direct process, in a single step. But in this process, indirect process, first I converted A into C, then in second step I converted C into B. कहने का मतलब है मैंने A को फिर से B में कन्वर्ट कर दिया लेकिन 2 स्टेप्स में मैंने कर दिया। तो 2 स्टेप्स में 2 बारी एनर्जी चेंज आ रही है, डेल्टा H1 डेल्टा H2। लेकिन जब यही रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही थी उसका जो एनर्जी चेंज आ रहा था वो डेल्टा H आ रहा था। अब GH हेस क्या कहता है? GH हेस कहता है कि अगर आप इस रिएक्शन को ऐड करते हो, देख लो मैं इन 2 रिएक्शंस को ऐड करूंगा। ऐड करने का एक रूल है, जब भी 2 रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं एक रूल है, सेम चीजें जो रिएक्टेंट साइड से हो एंड प्रोडक्ट साइड से हो उनको हम कैंसल कर देते हैं। C जो है ये यहां पे प्रोडक्ट है और यहां पे यही C यूज हुआ है एज ए रिएक्टेंट और फिर वो B में कन्वर्ट हो गया। पहले C बन रहा था फिर C प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि C को हम कैंसल कर सकते हैं। तो यहां पे क्या बचा आपका A, C हैज बीन कैंसल्ड, गिव्स व्हाट B, क्योंकि यहां पे भी C कैंसिल हो गया। जब मैंने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया मुझे फिर से वही रिएक्शन मिली जो मेरी डायरेक्ट प्रोसेस में थी, लेकिन इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने के बाद आपको ये रिएक्शन मिली और इस रिएक्शन का जो हीट चेंज होगा दैट विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। देख लीजिए जब हमने A से B को बनाया डायरेक्टली एंथैल्पी चेंज कितना आया, डेल्टा H। लेकिन जब हमने A से B को बनाया इनडायरेक्टली लेकिन एंथैल्पी चेंज कितना आया, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। यानी कि डायरेक्टली जब आप A से B को बनाओगे तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H आएगा, लेकिन अगर आप A से B को बनाओगे बट इन एन इनडायरेक्ट प्रोसेस तो एंथैल्पी चेंज आएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब GH हेस क्या कहता है, चाहे आप A से B को बनाओ डायरेक्टली या A से B को बनाओ इनडायरेक्टली, जो एनर्जी चेंजेस का वैल्यू होगा एज पर हेसेस लॉ वो सेम होगा। कहने का मतलब है एज पर हेसेस लॉ डेल्टा H जो है डेल्टा H उसका वैल्यू बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। That is what Hess's law is saying. Hess's law says if you carry out the reaction in a single step, then the energy change taking place in that single step that will be equal to the total energy change taking place when the same reaction is carried in many steps. This is the concept of Hess's law. जब आप एक रिएक्शन एक ही स्टेप में करते हो तो उस स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी चेंज बराबर होगा टू द एंथैल्पी चेंज, टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज taking place in many steps. That is what Hess's law is actually trying to say. देख लीजिए बेटा, मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास कार्बन है, कार्बन को मैंने ऐड कर दिया 1/2 ऑफ ऑक्सीजन और ये आपस में कंबाइन कर रहे और बना रहे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन reacts with 1/2 of oxygen and it forms carbon monoxide gas। और इस रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट इज -x, यानी कि -x amount of energy is being released when carbon reacts with 1/2 of oxygen to form carbon monoxide। in a direct process इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। और फिर से एक और रिएक्शन दी गई है कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाला गैस प्लस इसको ऐड करोगे 1/2 ऑफ O2, ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो इस टाइम भी एनर्जी रिलीज होती है -y किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो -x एनर्जी रिलीज हुई
और कार्बन मोनोऑक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो -y किलो जूल एनर्जी रिलीज हो गई। अब हमसे पूछा गया है फाइंड 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 डेल्टा एच, फाइंड डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मुझसे पूछा गया है कि हम आपको एक रिएक्शन देंगे, उस रिएक्शन का डेल्टा एच आप डिटरमाइन कर दो। देख लो, रिएक्शन इज C+O2 गिव्स CO2, यानी कि कार्बन को अगर आप डायरेक्टली O2 के साथ मिलाओगे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आप इस कार्बन डाइऑक्साइड का डेल्टा एच बताइए किसके बराबर होगा। फिर से समझो क्वेश्चन, कार्बन कंबाइंस विद हाफ ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज डेल्टा एच फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है वह -y किलो जूल, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते समय -y एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, अगर आप कार्बन को डायरेक्टली कंबाइन करते हो O2 के साथ, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, उस टाइम बताइए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा एज पर हेसेस लॉ। हमें देखिए क्या करना है, यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बना है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो एनर्जी रिलीज हुई है -y। लेकिन हमसे पूछा गया है अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, उस टाइम एनर्जी कितनी रिलीज हो जाएगी वो आप बता दीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, हम इन दो रिएक्शंस को या तो एडिशन करेंगे, या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, या तो डिवीजन करेंगे, सो दैट हमें ये रिएक्शन मिले। हम इन दोनों रिएक्शंस को कुछ ऐसी चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमें ये रिएक्शन मिलनी चाहिए, और हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच मालूम होना चाहिए। याद रखिएगा, रिएक्शन C+O2 गिव्स CO2, इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच मालूम करना है एज पर हेसेस लॉ। देखिए कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। जरा मैं इस रिएक्शन को ऐड कर देता हूं। ऐड करने का रूल क्या है, जब भी आप दो रिएक्शंस को ऐड करते हो, सेम चीजें जो रिएक्टेंट में हो और प्रोडक्ट में हो वो कैंसिल हो जाती है। ये प्रोडक्ट में है और ये रिएक्टेंट में है, कैंसिल हो गया। ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कैंसिल हो गया। अब कर दो बेटा ऐड करने, ऊपर क्या बचा, कार्बन, तो नीचे कार्बन लिख लो, प्लस ऊपर हाफ ऑक्सीजन, नीचे भी हाफ ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन दैट इज फुल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाफ मोल हाफ प्लस हाफ मोल दैट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स, ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल, तो नीचे क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये वो रिएक्शन नहीं है जिसके बारे में आपको पूछा गया था कि इस रिएक्शन की आप एंथैल्पी बताइए किसके बराबर होगी? ये वही रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को आपने कैसे डिराइव कर दिया, जब आपने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया तब जाके आपको ये रिएक्शन मिली। और हेसेस लॉ क्या कहता है, अगर आप एक रिएक्शन को सिंगल स्टेप में करते हो फिर उसी रिएक्शन को आप मैनी स्टेप्स में करते हो, जो एनर्जी चेंज मैनी स्टेप्स में आएगा वो बराबर होगा टू द एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्ट प्रोसेस। तो इस रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोसेस का टोटल एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा, डेल्टा एच। डेल्टा एच किसके बराबर होगा, हमने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया। सो अगर आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए तो इनके वैल्यूज को आप ऐड कर दो, दैट विल बी -x प्लस -y, that delta H will be equal to -x minus y. That is the answer for the delta H for carbon dioxide when it is formed by direct combination of carbon and oxygen. अब देख लीजिए, आपको एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया गया था, कार्बन रिएक्ट्स विद हाफ ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया था। फिर आपको दूसरा हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया था जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका हीट ऑफ रिएक्शन दिया गया। फिर आपसे पूछा गया, आपको एक नई रिएक्शन दी गई, ये रिएक्शन दी गई, आपसे पूछा गया इस रिएक्शन का आप हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करके दो। हमने क्या किया, हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया। ऐड करने के बाद ये और ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पे कार्बन बचा, हाफ मोल 1 मोल ऑक्सीजन बचा और नीचे कार्बन, यानी कि ये जो रिएक्शन हमें मिली ये हमें मिली जब हमने इस रिएक्शन को ऐड किया, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया तो ये रिएक्शन मिली। तो अगर हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच मालूम करना हो तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों रिएक्शंस के डेल्टा एच के वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा और हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच -x minus y किलो जूल पर मोल यहां पे इसका वैल्यू निकला। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हेसेस लॉ। हेसेस लॉ में अगर आपको दो गिवन रिएक्शंस होंगी उनमें आपको हीट चेंजेस दी गई हो
और एक नई रिएक्शन आपको दी जाएगी, आपको उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी पड़ेगी। आपको या तो गिवन रिएक्शन उसको ऐड करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ताकि आपको गिवन रिएक्शन मिले, और अकॉर्डिंगली आपको एंथैल्पी चेंजेस को भी अकॉर्डिंगली या तो ऐड करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको गिवन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पता चल जाए। I'm going to take one numerical problem here. मैं एक क्वेश्चन एक ले लेता हूं. We are going to solve that. समझ लीजिए बेटा. Hess's law के रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं. I will take one question here. I will write down the question on board. एक मिनट वेट कीजिएगा. मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व करेंगे. देख लीजिए. Fe2O3. Fe2O3. This is ferric oxide. इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया गया 3 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और यह कहा गया दे फॉर्म 2 टाइम्स Fe आयरन प्लस 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H1 है, डेल्टा H1 दैट इज -26 किलो जूल। कहने का मतलब यह है फेरिक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड किया गया, वहां पे एक तो आपको आयरन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, साथ में ये कहा गया कि ये जो ये रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, इसमें 26 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। फिर क्या कहा गया कि अगर आप FeO लेते हो, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड को जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करते हो, तो वहां पे बनेगा आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H2 है दैट इज -16 किलो जूल। यानी कि ये रिएक्शन में भी आयरन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन ये रिएक्शन में 16 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देख लीजिए आपसे पूछा क्या गया है, आप ये तो गिवन डाटा है, ये रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन दी गई है, 2 रिएक्शंस आपको दी गई है और दोनों का एंथैल्पी चेंज भी दिया गया है। नाउ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट आपसे कहा गया है कैलकुलेट द डेल्टा H, कैलकुलेट द डेल्टा H ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको फिर से एक रिएक्शन दी गई है, उसका आपको डेल्टा H मालूम करना पड़ेगा। कौन सी रिएक्शन का डेल्टा H आपको मालूम करना है? आपको मालूम करना है डेल्टा H फॉर द रिएक्शन Fe2O3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड gives 2 times FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा गया है, आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास ये 2 रिएक्शंस है, ये 2 रिएक्शंस, इस रिएक्शन का डेल्टा H -26 किलो जूल, इस रिएक्शन का डेल्टा H -16 किलो जूल, इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज। अब आपको एक थर्ड रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड gives twice FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा गया है इस रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू वो क्या होगा। यानी कि इन 2 रिएक्शंस को यूज करके आप कैसे इस थर्ड रिएक्शन का डेल्टा H डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग हेसेस लॉ, वो हम कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको समझाता हूं ये रिएक्शन कैसे करते हैं। देख लो बेटा, 2 रिएक्शंस का डेल्टा H आपको दिया गया है, 2 रिएक्शंस का, और आपको एक तीसरी रिएक्शन दी गई है, उस तीसरी रिएक्शन का डेल्टा H मालूम करने के लिए आपको कहा गया है। हम कैसे इस रिएक्शन का डेल्टा H मालूम करें वो चीज मैं आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। ये जो रिएक्शन है जिसके बारे में मुझे डेल्टा H मालूम करना है, इस रिएक्शन को मैं ऊपर लिखूंगा। Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड gives 2 times FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये मैंने ऊपर रिएक्शन लिख ली, इसी का डेल्टा H मुझे मालूम करने को कहा गया है। मुझे 2 रिएक्शंस ऑलरेडी दी गई है, ये 2 रिएक्शंस मुझे ऑलरेडी दी गई है, इन 2 रिएक्शंस का डेल्टा H1 डेल्टा H2 का वैल्यू भी दिया गया है। इन दोनों रिएक्शंस को यूज करके विद द हेल्प ऑफ हेसेस लॉ हमें कैसे इस वाली रिएक्शन का डेल्टा H मालूम करें, वो हम कैसे सीखें। देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि इन दोनों रिएक्शंस को क्या मैं ऐड करूं, क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूं, या मैं डिवाइड करूं सो दैट मुझे वो रिएक्शन मिले।
अकॉर्डिंगली अगर आपको ये चीज पता चला, अकॉर्डिंगली आप या तो इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, या इन दोनों को डिवाइड करोगे, ताकि आपको इसका डेल्टा एच वैल्यू मिलेगा। लेकिन इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन डिपेंड करता है इन रिएक्शंस को कौन सी चेंज करोगे आप। सो दैट क्या एडिशन करोगे, क्या सब्ट्रैक्शन करोगे, क्या मल्टीप्लिकेशन करोगे, या डिवीजन करोगे, सो दैट आपको ऊपर वाली रिएक्शन मिले। पहले हमें इन दो रिएक्शंस को कुछ ऐसा करना है, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, सो दैट हमें ऊपर वाली रिएक्शन मिले। फिर सेम प्रोसीजर हमें इनके एंथैल्पी चेंजेस के लिए भी करना होगा, ताकि हमें इसका डेल्टा देख लीजिए। अगर मैं इनका एडिशन करूं, एडिशन, क्या एडिशन से मुझे ये रिएक्शन मिलेगी? देख लो, समझते हैं। Fe2O3 मैं लिखूंगा नीचे Fe2O3 प्लस क्या है, यहां पे 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 और 1 हो गई 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मुझे ऊपर 4 कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए कि 1 ही चाहिए? मुझे 1 ही चाहिए, लेकिन एडिशन की वजह से मुझे 4 आ रहे हैं। सो एडिशन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं एडिशन करूंगा तो यहां पे ऊपर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है रिएक्टेंट में, और नीचे रिएक्टेंट में 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 और 1 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि मेरे फाइनल रिएक्शन में 4 कार्बन मोनोऑक्साइड आएंगे अगर मैंने एडिशन किया तो। लेकिन मेरी इस वाली रिएक्शन में 4 कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इसलिए मुझे इसका एडिशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, क्या मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं? सब्ट्रैक्शन कर दूं? क्या सब्ट्रैक्शन के थ्रू मेरा काम हो जाएगा? देख लीजिए, ऊपर कितने कार्बन मोनोऑक्साइड है? 3। नीचे कितना है? 1। 3 minus 1, 3 moles of carbon dioxide minus 1 mole, 3 mole minus 1 mole, that is 2 mole। यहां पे 2 moles कार्बन मोनोऑक्साइड बचेंगे। लेकिन एक चीज समझो, क्या मुझे 2 मोल्स यहां पे चाहिए कि 1 मोल चाहिए? मुझे 1 मोल चाहिए, लेकिन मेरे पास आ कितने रहे? 2 मोल। एक चीज करें, मैं इस रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर हम इस रिएक्शन को पूरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहां पे 2 टाइम्स FeO, ये आएगा 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आएगा 2 टाइम्स Fe, ये आएगा 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बन जाएगा 2 16 32 किलो जूल। चलो देखते हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करने से यहां पे कितने कार्बन मोनोऑक्साइड आएंगे? 2, और ऊपर कितने हैं? 3। अब कर दो माइनस, सब्ट्रैक्शन कर दो, 3 माइनस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पे कितना बचेगा? 1 कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। ऊपर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन नीचे 1 ही कार्बन मोनोऑक्साइड था। 3 minus 1 would have been 2, लेकिन मुझे 1 ही चाहिए, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ऊपर 3 टाइम्स है, 3 माइनस 2 टाइम्स का वो 1 कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा प्लस। अब देख लो ऊपर क्या है? Fe2O3, 1 मोल Fe2O3। क्या नीचे रिएक्टेंट्स में Fe2O3 है? नहीं है, तो इस मोल में से कोई भी मोल नहीं निकल रहा, तो वापस हम लिखेंगे Fe2O3। समझ आ रही है बात? ये ऊपर 1 मोल है, लेकिन नीचे कोई भी मोल Fe2O3 का नहीं है, तो इसका माइनस किसी के साथ होगा ही नहीं। अब सीधे ये यहां पे लिखोगे, ये 3 मोल्स थे, लेकिन ये 2 मोल्स है, 3 मोल्स में से 2 मोल्स निकाल के 1 मोल बचेगा, और माइनस नीचे देखो, नीचे FeO कितने मोल्स है? 2 मोल्स। ऊपर कितने मोल्स है? कोई भी मोल नहीं, 0 मोल। 0 मोल माइनस 2 मोल्स ऑफ Fe2, दैट इज माइनस 2 मोल, माइनस 2 टाइम्स FeO गिव्स माइनस 2 टाइम्स FeO। अब देख लो आयरन कितने हैं? 2 मोल्स। यहां पे आयरन कितने हैं? 2 मोल्स। ये 2 मोल्स में से ये 2 मोल्स कट जाएंगे तो यहां पे आयरन नहीं रहेगा। ऊपर कितने कार्बन डाइऑक्साइड है? 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे कितने हैं? 2 मोल्स। 3 मोल्स में से 2 मोल्स काट लो तो यहां पे 1 कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा। देख लीजिए Fe2O3, नीचे कोई Fe2O3 होगा ही नहीं, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो नीचे Fe2O3 को नीचे लाओ। उसके बाद ऊपर कितने कार्बन मोनोऑक्साइड है? 3 मोल्स। नीचे कितने हैं? 2 मोल्स। 3 मोल्स में से 2 मोल्स काट लो तो 1 मोल बचेगा। अब देखो FeO, ऊपर कितने FeO है? कोई भी नहीं है, 0 moles of FeO, 0 moles of FeO minus 2 moles of FeO, 0 moles of FeO minus 2 moles of FeO, वो आएगा क्या? minus 2 moles of FeO, that will be equal to 2 moles of iron here minus 2 moles of iron here, 2 moles minus 2 moles, that is 0 moles of iron। आयरन आप यहां नहीं लिखोगे। 3 moles of carbon dioxide, तो यहां 2 moles of carbon, 3 minus 2 moles, that is 1 mole carbon dioxide।
तो देख लो बेटा, इन दोनों रिएक्शन में से रिएक्शन नंबर सेकंड को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर रिएक्शन नंबर 1 में से रिएक्शन नंबर सेकंड को आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपको ये रिएक्शन मिली। जरा इस रिएक्शन को थोड़ा चेंज करते हैं, हम क्या करेंगे, Fe2O3 लिखेंगे अपनी जगह, Fe2O3 प्लस लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये -2 टाइम्स FeO, -2 टाइम्स FeO को इस साइड से लिखो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये हमारी ये रिएक्शन नहीं आ रही है? चेक करो, Fe2O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 टाइम्स FeO, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमें ये रिएक्शन मिल रही है, ये रिएक्शन हमें मिल रही है। जब हमने इन दोनों रिएक्शन को सब्ट्रैक्शन कर दिया तो हमें ये रिएक्शन मिल गई। अब क्या करना है, अब हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H डिटरमाइन करना है। इस रिएक्शन का डेल्टा H किसके बराबर होगा? डेल्टा H विल बी इक्वल, किसके बराबर होगा? हमने इन दो रिएक्शन को माइनस कर दिया, तो इन दोनों के एनर्जीज के वैल्यूज को भी माइनस कर दो, तो आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। लेकिन एक चीज यहां पे याद रखना है, आपने इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई दिया था, तो डेल्टा H2 को भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स डेल्टा H2 आएगा। सो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा H2। तो वह वैल्यू क्या आएगा? डेल्टा H विल बी फॉर दिस रिएक्शन, डेल्टा H विल बी इक्वल -26 किलो जूल माइनस 2 इंटू डेल्टा H2। अब 2 इंटू डेल्टा H2 कितना है? 16, तो ये आएगा 2 इंटू 16 दैट इज -32 किलो जूल। अब यहां पे आंसर क्या आएगा वो आप खुद देख लो, डेल्टा H विल बी इक्वल -26 किलो जूल, माइनस इज प्लस, दैट विल बी +32 किलो जूल। तो यहां पे जो आंसर आएगा डेल्टा H का वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, डेल्टा H विल बी इक्वल -26 + 32 दैट विल बी +6 किलो जूल जो है वो आएगा इस रिएक्शन का डेल्टा H। तो हमने इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो डिटरमाइन कर दिया। सो डेल्टा H कैसे डिटरमाइन करना है? आपने दो रिएक्शन जो गिवन है उनको या तो एडिशन करना है या तो सब्ट्रैक्शन करना है, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करना पड़ेगा। आपको इन दोनों रिएक्शन में से कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको वो रिएक्शन निकालनी है जिसके बारे में आपको पूछा गया है डेल्टा H निकालने को। तो हमने यहां पे माइनस किया, माइनस करने के बाद आपको ये रिएक्शन मिली। सेम फिर इस रिएक्शन का डेल्टा H मालूम करने के लिए डेल्टा H माइनस हमने डेल्टा H2 कर दिया, लेकिन हमने इस रिएक्शन डेल्टा H2 को 2 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसलिए यहां पे जो डेल्टा H आया दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा H2। फाइनली कैलकुलेट करके जो इस रिएक्शन का डेल्टा H आया वो कितना आया? +6 किलो जूल आया इसका डेल्टा H। तो हेसेस लॉ का ये एप्लीकेशन है कि कोई भी रिएक्शन अगर हमें देके हो, यूजुअली हमें दो रिएक्शंस देके होती है, उन दो रिएक्शंस का डेल्टा H1 डेल्टा H2 देके होता है, फिर उन्हीं दो रिएक्शंस के अलावा और एक थर्ड रिएक्शन दी के होती है, उसी का एंथैल्पी चेंज हमें मालूम करना होता है। तो जो गिवन डाटा होता है, गिवन रिएक्शंस होती है, उनको या तो हमें एडिशन करना पड़ेगा, या तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, या तो डिवीजन करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली हमें जो रिएक्शन चाहिए होगी उसको डिराइव करना है बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। और फिर डेल्टा H डिटरमाइन करने के लिए जो गिवन रिएक्शंस का डेल्टा H होगा उनको भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करके हमें गिवन रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू डिटरमाइन करना होगा। मैं एक चीज काम करता हूं, इस वीडियो के एंड पे मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी के साथ अटैच कर देता हूं, और मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस हेसेस लॉ, उससे आपका जो कांसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा, और आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेसेस लॉ। और ये आज आपने हेसेस लॉ पढ़ा और हेसेस लॉ की एक एप्लीकेशन पढ़ी। हेसेस लॉ की एक एप्लीकेशन ये है कि हम गिवन रिएक्शंस के डेल्टा H के वैल्यू से किसी भी अननोन रिएक्शन का डेल्टा H का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ, जिसमें हमने डेल्टा H फॉर अननोन रिएक्शंस डिटरमाइन किया फ्रॉम द नोन केमिकल रिएक्शंस और फ्रॉम द नोन वैल्यूज ऑफ डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2। सेकंड लेक्चर जो होगा हेसेस लॉ के रिलेटेड ही होगा, जिसमें हम बॉर्न-हाइबर साइकिल पढ़ेंगे। बॉर्न-हाइबर साइकिल में हमें पढ़ना होगा कि हम कैसे एक कंपाउंड की, एक आयनिक क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी
को डिटरमाइन करते हैं। हमने पढ़ा होगा कि जब भी आयन्स आपस में क्लोज आ जाते हैं, देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनती है आयन्स के बीच में। जब वो आयनिक बॉन्ड बनती है तो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। वो लैटिस एनर्जी का वैल्यू कितना होगा एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए, वो भी हम हेसेस लॉ के थ्रू ही डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल कांसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज बोरन-हाइमर साइकिल। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।